हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और सबसे बड़ी बात है कि नेचर क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कार्ड करती है और प्रमोट करती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन के होने के लिए कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा एवन देन द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल नहीं, और इसके लिए हम लोग अच्छा से टर्म क्या लेते हैं, आउटब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको लोग, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि फ्लावर कुड बी यूनिसेक्सुअल और क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइडी एंड डाइकोगैमी। दैट मीन्स द मैच्योरिटी ऑफ द male and female part at different time. They are not synchronized, either potently or protogamy. तो ये क्वेश्चन जो आएंगे क्या आएंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है। दूसरी बात है जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसमें होता क्या है, इमेजिन करो पॉलन ग्रेन चला है कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। अब क्या होगा, देयर इज केमिकल डायलॉग between pollen grain and stigma, and this is termed as pollen pistil interaction. हम क्या बोलते हैं, pollen pistil interaction, pollen pistil interaction. And during this chemical dialogue, whether pollen grain will germinate or it will not germinate, it is being decided by pollen pistil interaction. What will happen if the pollen grain is of same, that means where there is self incompatibility, or the pollen grain is from another species, in that case what will happen, the pollen grain will not germinate. नहीं, अब आम के बागीचे में अमरूद का भी पेड़ है, लीची का भी पेड़ है, तो हो सकता है pollen grain, आम के pollen grain कहाँ चले जाए, लीची के स्टिग्मा, अमरूद के स्टिग्मा पे, तो क्या हो जाएंगे, the pollen grain is of another species, तो वहाँ क्या होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा pollen, pollen ट्यूब नहीं बनाएंगे। ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, सेम स्पीसीज के होंगे और क्या होगा, कंपैटिबल होगा नहीं, यानी कि उसको क्या कर रहा है, जर्मिनेट होने दे रहा है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके नहीं, जब एवरीथिंग इज नॉट ओके जर्मिनेट नहीं करेगा। व्हेन एवरीथिंग इज फाइन द pollen विल फॉर्म pollen ट्यूब। और ये pollen ट्यूब क्या बनता है, कहाँ से बनता है, जो pollen ग्रेन है तो इसके क्या है, इंटाइन एंड एक्साइन। pollen ग्रेन है हमारा क्या है, इसका जो बाहर का रफ लेयर है, हार्ड लेयर है, वो क्या है, एक्साइन, और इनसाइड का जो लेयर है वो क्या है, इंटाइन। तो ये इंटाइन इनसाइड के लेयर ही क्या बनाएंगे, pollen ट्यूब बनाएंगे। और ये pollen ट्यूब क्या बनेंगे, जो एक्साइन है तो कई जगह पे ये एक्साइन क्या होंगे, दे आर एब्सेंट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो जहाँ से जर्म पोर है वहीं से pollen ट्यूब बाहर इमर्ज करेंगे। अब जब pollen ट्यूब बाहर इमर्ज करेंगे तो फिर ये pollen ट्यूब का क्या होगा, दो बातें होगी, आइदर द pollen grain after pollen pistil interaction what will happen, either the pollen grain will lead to the formation of pollen tube, otherwise the pollen grain will die out. pollen grain की कोई यूटिलिटी नहीं होगी और pollen grain क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, pollen tube बनेगी ही नहीं, यानी कि अगला प्रोसेस नहीं होगा, कार्यक्रम क्या हो गया, स्थगित हो गया नहीं, वो बिना काम का हो गया। pollen grain आया लेकिन वो क्या हो गया, ऑफ नो यूज। ठीक है। तो जब स्पीसीज सेम होगी लेकिन क्या होगा, कंपैटिबल होगा, तब क्या होंगे, pollen ट्यूब की फॉर्मेशन, यानी कि फर्दर प्रोसेस होने जा रहा है। फर्दर प्रोसेस क्या होने जा रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्दर प्रोसेस क्या होने जा रहा है, फर्टिलाइजेशन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, खुद से फर्टिलाइजेशन फैसिलिटेट कराते हैं, मीन्स पॉलिनेशन फैसिलिटेट कराते हैं। और उसके लिए हम लोग टर्म क्या देते हैं, हम लोग जो फैसिलिटेट कराएंगे उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग उसको करा रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, आइदर द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, दोनों बातें हो सकती है। और इसमें दो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, हम क्या करते हैं, एक इसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। नहीं, इमैस्कुलेशन, ई जहां लग जाए, ए जहां लग जाए, इसकी मीनिंग क्या होती है, नॉट। नहीं, मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, पुलिंग, मेल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हटा देना, निकाल दिया, यानी कि स्टैमेन को क्या कर दिया, काट के हटा दिया, दैट इज इमैस्कुलेशन। इसका मतलब हुआ इमैस्कुलेशन वहां होंगे जहां फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर यदि यूनिसेक्सुअल है तो वहां इमैस्कुलेशन का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, बैगिंग। दो प्रोसेस होंगे, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वो लोग क्या करेंगे, प्रायर टू द मैच्योरिटी ऑफ द स्टामेन, स्टामेन मैच्योर हुए नहीं है तभी क्या करेंगे, द स्टामेन इज बीइंग रिमूव्ड, स्टामेन को अलग कर देंगे, काट करके हटा देंगे, दैट इज इमैस्कुलेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगे, किसको, बच गया कौन सा हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल, पिस्टिल, और इसकी इसलिए बैगिंग कर देंगे सो दैट द अनवांटेड पॉलन ग्रेन मे नॉट रीच टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन नहीं आए। नहीं, फिर क्या करेंगे, जब हमारा स्टिग्मा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, यानी कि अब ये किसके लायक, पॉलिनेशन के लायक है, तब क्या करेंगे, कवर हटाएंगे और फिर से अब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाएंगे। जिस ट्रेट को, जिस प्लांट से हम लोग को क्या कराना है, आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्रॉस कराना है, वहां से लाएंगे फ्लावर, डस्टिंग करेंगे किसके ऊपर, जो अनकवर्ड किए हैं स्टिग्मा उसके ऊपर, और फिर उसको कवर कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, बस हो गया। यही क्या हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो जाहिर सी बात है वहां क्या है, एक ही है, तो स्टिग्मा है, बैगिंग कर देंगे, जब ये रिसेप्टिव होगा तो पॉलिनेट करा देंगे, डस्टिंग करा देंगे, फिर कवर कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, जो कर रहे हैं हम लोग, जिस दोनों को मिला रहे हैं, तो उसके लिए देखना, जैसे शर्ट है तो इसके ऊपर टैग लगा रहता है ना, कौन सी कंपनी का है, जेब के ऊपर लिखा रहता है। जो महंगा महंगा शर्ट है तो देखना जैसे रेंगलर है तो डब्ल्यू बना हुआ रहेगा। अब ये 100-200 का शर्ट है तो इसमें नहीं रहेगा, जो 1000-2000 का शर्ट है उस पर रहता है ना टैग, पता चलता है कि ये क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैगिंग भी करते हैं, नहीं पता चले ना किस किस को क्रॉस कराया गया, ये जो बनेगा सीड बनेगा वो किस किस प्लांट के द्वारा क्रॉस किया गया है, या फिर उसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। देखा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बगल में है, तो यहाँ कई बार सीड लगाए जाते हैं, प्लांटेशन होती है, और उसमें देखना वहाँ बोर्ड लगाया रहता है कि ये प्रभेद, ये प्रजाति या ये फसल है, इसकी ये वैरायटी है। तो पता चलता है ना कि जब सीड तैयार होगी तो पता चलेगा कि इसकी ये वैरायटी है। अदरवाइज क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा नहीं कि ये क्या है, या इसमें क्या क्या कैरेक्टर हम लोग चाह रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, उसकी टैगिंग भी करेंगे। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने के लिए तो बड़ा इजी लगता है कि चलो इसको क्रॉस करा देंगे, लेकिन ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है ये, हीट एंड ट्रायल मेथड है। कई बार करने के बाद हो सकता है जो डिजायर्ड ट्रेट है, डिजायर्ड कैरेक्टर है, वो एक साथ है, अदरवाइज क्या होंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, चांस फैक्टर है। तो जहाँ चांस फैक्टर है वहाँ क्या करना होगा, टाइम एंड अगेन हम लोग हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे, और हो सकता है कई बार उसमें से सक्सेसफुल हो जाए। नहीं तो ये क्या होगा, अब जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, तो एडिसन ने बल्ब बनाया, कितनी बार फेल हो गया एडिसन, बहुत बार, मतलब कितनी बार, कुछ होगा ना, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कुछ तो होगा। कितनी बार, 999 बार, कितना, 99 टाइम्स। हमको लगता है ये संख्या कम है, 999 हाँ 999 बार, जहां तक हमको याद आ रहा है कि 999 टाइम्स ही गॉट फेल्योर। तो एक्सपेरिमेंट करना या कोई डिजायर्ड ट्रेट को ऑब्टेन करना, कहने के लिए तो बड़ा आसान, हाइब्रिडाइजेशन कर दिए हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचर में क्या होगा, टाइम एंड अगेन उस एक्सपेरिमेंट को
करना होगा, और हो सकता है किसी बार ये ट्रेड एग्जैक्टली आ जाए, तो क्या होगा, हमें रिजल्ट मिल जाएंगे और उसी को हम लोग एज ए सीड यूज करेंगे। नहीं, वो हमारा सीड हुआ, उसमें वो ट्रेड इंक्लूड हो गए, तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। इसके बाद होना क्या है, एक्चुअली होना क्या है, फर्टिलाइजेशन होनी, नहीं, यूनियन ऑफ गैमेट होना है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, पहले पॉलिनेशन हो गया, अब क्या होंगे, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो जो हमारा क्या है, ये पॉलन ग्रेन मींस मेल गैमेट, तो ये जब मैच्योर होते हैं, जब पॉलन ग्रेन की डिस्पर्सल होती है, तो एट दैट टाइम आइदर इट इज कितने सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, नहीं तो क्या होगा, 60% के केस में क्या होता है, ये 2 सेल स्टेज होते हैं। क्या होता है, ये जो शेडिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होता है, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये क्या होंगे, आइदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। तो रेस्ट ऑफ द केसेस, दैट मींस इन 40% देयर इज 3 सेल स्टेज। शेडिंग होगी, जो रिलीज होंगे पॉलन ग्रेन, तो उस समय या तो इसके अंदर 2 सेल मतलब 2 न्यूक्लियाई होंगे या 3 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, थ्रू जर्म पोर ये क्या बनाएंगे, पॉलन ट्यूब। अब ये मान के चलो कि जैसे कुछ भी मान के चलो, जैसे 3 सेल स्टेज है, 3 न्यूक्लियर स्टेज है, जिसमें जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, नहीं मान के चलो कि ये है 3 सेल स्टेज, तो ये जो लार्जर न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, बड़े वाले को वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, इट इज ओनली मींट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका काम क्या है, केवल और केवल पॉलन ट्यूब को बनाना, और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो ट्रैवल करेंगे। ये क्या करेगा, ये केवल और केवल क्या बनाएगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, इट विल ट्रांसपोर्ट द जेनरेटिव न्यूक्लियस, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस को लेकर के जाएगा। और ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, स्टिग्मा के ऊपर हुआ, अब स्टाइल से होकर के पॉलन ट्यूब जा रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आगे के आगे ये न्यूक्लियस चलेगा, ये न्यूक्लियस कहाँ चलेगा, आगे आगे, और ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ चलेंगे, इसके पीछे, नहीं इसी दोनों को ले जा रहा है। काम क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसको कैरी करना। क्लास 10 में पढ़ा होगा मूवमेंट, केमोट्रोपिक मूवमेंट, केमोट्रोपिज्म, दैट मींस इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिकल्स। तो यहाँ जो हमारा पॉलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन इसका ग्रोथ हो रहा है, ये मूव कर रहा है किधर की ओर, टुवर्ड्स फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल की तरफ, और वो क्या हो रहा है, ड्यू टू केमोट्रोपिक, क्या हो रहा है, ड्यू टू केमोट्रोपिक। ये है केमोट्रोपिक मूवमेंट, दैट मींस मूवमेंट ऑफ द पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। दूसरी बात, ये स्टाइल से, स्टाइल में क्या है, फूड मटेरियल अवेलेबल है, एंड दैट फूड मटेरियल इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को वहां से फूड मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, जिससे कि ये आगे की ओर ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन है, यहाँ से ये क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, नहीं, और ये पॉलन ट्यूब क्या होगी, नीचे की ओर जाएगी, कैरी किसको करेगी, दोनों जेनरेटिव न्यूक्लियस को, ठीक। अब क्या होगा, फाइनली ये पहुंचेगी कहाँ,
इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस, है ना? तो थैलेमस के ऊपर क्या है? ओवरी है, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर क्या होगा? देयर आर ओव्यूल्स, ओव्यूल ऐसे सिंगल है, ठीक। अब इस ओव्यूल्स के अंदर क्या होंगे? फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ क्या होती है? इट इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज। क्या होता है ये? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज। इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे? ये एंटीपोडल्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स, है ना? सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होंगे और इसको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ ये क्या होगा? ये जो एंड है इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, और इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। यानी कि इधर माइक्रोपाइल होगी, छिद्र होगा, पोर होगा, जिससे होकर के क्या करेगा? एंट्री होगी किसकी? पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। यानी कि ये आकर के धीरे धीरे ये ट्यूब क्या होंगे? ग्रो करेंगे, इस तरह से आएंगे और इसमें इसकी एंट्री होगी, और एंट्री होगी तो ये क्या करेंगे? पहुंचा देंगे किसको? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे? एक सेल होगा, ये क्या होंगे? एक सेल होगा, और जो अगल बगल है वो क्या है? सिनर्जिड्स। नहीं, सेंटर में क्या है? दिस वन इज एक सेल, और जो अगल बगल है वो क्या है? सिनर्जिड्स, है ना? जैसे दुल्हन है ये, और ये क्या है? उसकी सहेली है। नहीं, शादी होती है तो दुल्हन और उसकी सहेली, ठीक है। तो बाद में तो सहेली और बारातियों का कहीं कोई काम ही नहीं रहता है। बाद में कोई कहीं रहता है? कोई नहीं रहता है। तो ये एंटीपोडल्स भी डिजेनरेट कर जाएंगे, इसका कहीं कोई कहानी नहीं। ये क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट कर जाएंगे। जो सिनर्जिड्स है वो भी डिजेनरेट कर जाएंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बचेगा? ये जो एग सेल है, ठीक है। तो क्या होंगे? जो 2 न्यूक्लियाई आ रहे हैं, किसके द्वारा? पॉलिट्यूब के द्वारा लाया जा रहा है। तो आउट ऑफ द 2 न्यूक्लियाई वन विल फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस, एक इसके साथ। अब ये क्या करेगी? पॉलिट्यूब ला करके दोनों को हैंड ओवर कर देगी किसको? सिनर्जिड्स को। ला करके छोड़ देगी किसमें? सिनर्जिड्स में। अब सिनर्जिड्स से एक कहाँ आएंगे? एक सेल के पास। दूसरा कहाँ आएंगे? पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। तो जो एक सेल के पास आएंगे तो क्या होगा? 1 मेल न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विद एक न्यूक्लियस या एक सेल। नहीं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जो एक सेल में है। नहीं, तो ये जो फ्यूजन होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीनगैमी। सीनगैमी मींस दिस वन इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। ये रियल फर्टिलाइजेशन सीनगैमी। नहीं, देखना कि अगर शादी की होती है तो लड़का के साथ एक छोटा बच्चा भी जाता है साथ में। नहीं, वो कहता है हमारी भी शादी करा दो, चलो भाई तुम्हारी भी शादी करा देते हैं। नहीं, तो दूसरा न्यूक्लियस जो है अनदर मेल न्यूक्लियस, इसका फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दूसरी शादी होगी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसकी संख्या 2 है। इसमें जितने भी सेल हैं ऑल आर हैप्लॉइड। सारे के सारे कैसे सेल हैं? हैप्लॉइड सेल है, n है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? मेल न्यूक्लियस n, एक सेल या एक न्यूक्लियस, ये क्या है? n। तो ये क्या हो जाएंगे? n प्लस n आफ्टर सीनगैमी इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये क्या बनाएगी? जाइगोट बनाएगी। और जाइगोट क्या हो गया? 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? जो अनदर मेल न्यूक्लियस था पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला, तो ये n है, और ये क्या हुआ? n प्लस n 2n। तो ये क्या बनाएंगे? ये जो 2n है और एक n है, 3 मिल गया। तो 3 मिल रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। And as a result of triple fusion, it will lead to the formation of primary endosperm
न्यूक्लियस। ये क्या बनाएंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म which will provide nutrients to the developing embryo। जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एक्चुअल जो प्लांट है वो ये बनाएगा। जो मिनिएचर प्लांट है, सीड के अंदर में क्या है? मिनिएचर प्लांट। नन्हा शिशु पौधा सो रहा है कहाँ? सीड के अंदर। तो ये किससे बनेगा? जाइगोट से बनेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करेंगे? फूड प्रोवाइड करेंगे किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो क्या हुआ? एक सीन गैमी हुआ, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और इस दोनों को मिला दें, नहीं यानी कि दो शादी हो रही है। एक जो छोटा बच्चा गया था उसका भी शादी करा दिए, और एक जो दूल्हा गया था उसकी शादी हो गई, तो दोनों शादी हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। नहीं, one of the male nucleus fuses with the egg nucleus termed as syngamy, leading to the formation of zygote, which is ultimately leads to the formation of embryo, and another male nucleus that fuses with the polar nuclei termed as triple fusion and leads to the formation of primary endosperm nucleus. Later on it forms the endosperm, that means the food needed for the development of embryo। embryo के डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करना है। क्लियर है? उसके बाद क्या होंगे? जो रिमेनिंग है, अब शादी वादी हो गई, तो जैसे ही शादी वादी हो जाती है टेंट खोल करके लेके चल दिया, स्टेज सब हटा दिया, किसी का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जितने एंटीपोडल्स है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे। जो हमारा सिनर्जिक्स है ये क्या हो जाएगा? डिजेनरेट कर जाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो होगा क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब जो ये बच गया इसमें क्या होंगे? दो ही सेल होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होंगे? दो सेल होंगे। एक क्या होगा हमारा? जाइगोट होगा, और दूसरा ये जो कंप्लीट ये बना देगा जाइगोट। एक सेल क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा, और ये जो कंप्लीट है वो एक सेल है। दो न्यूक्लियाई है, एक और आ जाएगा, तीन आ जाएगा, लेकिन ये सेल कितना है? एक ही सेल है। कहते हैं ना 7 सेल, 8 न्यूक्लियस मतलब 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, और 3 3 6 और बीच वाला है 7। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी? 2 सेल स्टेज हो जाएगी। एक तो जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, नहीं न्यूक्लियस सेल क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? 2 सेल स्टेज हो जाएगी। नहीं क्या हो जाएंगे? 2 सेल स्टेज। एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, 2 सेल हो जाएंगे। अब इस दोनों का फेट क्या होगा? अब ये करेंगे क्या? इनका होना क्या है? ठीक है, तो इसका क्या होना है? The zygote will start dividing and redividing। जाइगोट का क्या होगा? डिवीजन होगा, तभी तो एम्ब्रियो बनाएंगे, सेल की संख्या बढ़ेगी। और जो डिवीजन होगी सेल की, तो कभी भी सेल जब डिवाइड कर रहा है तो सेल का अपना एक शेप और साइज होता है। ठीक, तो जब डिवाइड करेगा तो कब डिवाइड करेगा? जब खाएगा पिएगा, मोटा ताजा हो जाएगा। ऑलमोस्ट सेल कब डिवाइड करता है? जब इसकी साइज रफली डबल हो जाती है, दोगुना हो गया, तब डिवाइड करके फिर एक नॉर्मल साइज पे आएगा। तो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए इसको फूड चाहिए। तो ये फूड कहाँ से मिल रहा है इसको? एंडोस्पर्म से मिल रहा है। तो एंडोस्पर्म यदि एम्ब्रियो के बनाने में पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो जो सीड बनेगी उस सीड के अंदर क्या होगा? एंडोस्पर्म नहीं होंगे। तो वैसे सीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, यदि कुछ बचा हुआ रह गया एंडोस्पर्म तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। नहीं, अब जैसे पी है, मटर है, ग्राउंडनट है, तो वहाँ क्या है? कोई एंडोस्पर्म नहीं है। जहाँ एंडोस्पर्म बचा हुआ रह गया, नहीं, जैसे क्या है? कैस्टर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म।
अब जो फूड था इसके पास, किसके पास, एंडोस्पर्म के पास, वो हैंडओवर किसको कर दिया, एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो में क्या है, जो कॉटिलीडन है, दे आर हैविंग द स्टोर्ड फूड मटेरियल फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसके लिए फूड कहाँ से मिलता है, कॉटिलीडन से। देखना चना को या मटर को जब डालते हैं मिट्टी में तो इसके कॉटिलीडन काफी कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, ठीक होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखना कि ये क्या हो जाते हैं, पतले होते जाते हैं, पेपर की तरह हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका जो फूड मटेरियल है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो मिनिएचर प्लांट है, प्लांटलेट है, उसके बनने में वहां से फूड निकल के जा रहा है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे पतले हो जाएंगे, लास्टली एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कॉटिलीडन में फूड स्टोर्ड है। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, PEN, तो ये डिवाइड करता है। एम्ब्रियो के बनने के पहले क्या होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, और इसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। जनरली क्या होता है, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और फिर जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। जब भी सेल डिवीजन होगा पहले कैरियोकाइनेसिस होगी एंड लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, पहले जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, उसको बोलते हैं लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नारियल खाया है, नारियल का पानी भी पिया है, तो जो नारियल पानी पीते हैं हम लोग उसमें क्या है, पहली बात जो सीड है या फ्रूट है तो वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। सीड है या फ्रूट है, क्या है, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी है। तो हम लोग जिंदगी भर कुछ भी करते हैं, गलत सही काम सारा का सारा कंज्यूम तो नहीं करते हैं, कुछ तो जमा करके रखते हैं ना, और जमा करके किसके लिए रखते हैं, अगली पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। किसी को कोई दूसरे को दे देता है, भले ही आवारा हो बच्चा, लेकिन संपत्ति किसके नाम करेगा, अपने ही बेटा के नाम करेगा। तो ये प्लांट भी क्या करते हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, मैक्सिमम इनका एफर्ट रहता है कि सीड के अंदर, फ्रूट के अंदर क्या करें, जो एनर्जी है उसको पैक कर दें, कि आगे चल करके बच्चे को कोई कहीं दिक्कत नहीं हो, इसको ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में, पौधा बनने में कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए क्या है, सीड को हम लोग खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, क्योंकि वहाँ उसने क्या किया है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए, जैसे हम लोग संचित करते हैं ना रुपया पैसा धन, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, तो वैसे ही प्लांट भी कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, माने उसके बच्चे के लिए सारा कुछ वो अपने बच्चे के लिए रखा, हम लोग उसको खा रहे हैं। नहीं, हम लोग हेटेरोट्रॉफ है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर ऑटोट्रॉफ प्लांट बना रहे हैं। तो क्या होगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, और फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे तो फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो कोकोनट के केस में जो वाटर हम लोग पीते हैं, नारियल पानी, तो वो क्या है, फ्री न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस है, न्यूट्रिएंट है वहाँ, इसीलिए वो बेनिफिशियल है। बाद में क्या होता है, जो इसका व्हाइट पार्ट है वो क्या है, इसके सेल है, सेलुलर पार्ट है। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है फिर ये सेल बन रहे हैं, ठीक है, सेलुलर पार्ट है। तो ये अलग अलग से अलग अलग तरह के स्पेसीज में इसका फॉर्मेशन होता है। कई बार होता है कि जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, सेलुलर डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसका डिवीजन होगा न्यूक्लियर और सेलुलर, तो दोनों एक साथ चलेंगे, मतलब हर एक बार नए सेल बनते जाएंगे, नए सेल बनते जाएंगे विद जो भी है इसका अपना सेल वॉल के साथ, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल वॉल होगी। और किसी किसी में होता है कि थोड़ा सा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, उसके बाद दोनों चलेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी और फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है। और किसी किसी केस में क्या हो गया कि पूरे के पूरे पहले खत्म हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, अब इत्मीनान से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये बन जाएंगे, यानी कि पहले कार्यक्रम किसका हो जाएगा, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का, PEN का, फिर इसके बाद काम किसका होगा, जाइगोट का। अब किसका काम होगा, जाइगोट का। तो अब जाइगोट क्या करेंगे, जब फूड तैयार हो गया तब जाइगोट स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, ठीक है। तो जब जाइगोट स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो जाइगोट में क्या होगा, जाहिर सी बात है सेल है, तो एक सेल से क्या होंगे, जाइगोट क्या है, एक सेल है जो कि ह्यूमन है, नहीं
अब ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, एक से दो सेल बनाएंगे। नहीं, तो ये जो सेल है इसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल। और इस सेल को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियो बनाए, नहीं इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक सेल। ये क्या है, सस्पेंसर सेल। ठीक, अब क्या होगा कि जो सस्पेंसर सेल है उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होगी, और डिवीजन के कारण क्या होंगे, ये सस्पेंसर बनाएंगे। किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, इसका मतलब ये सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरह का ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये सस्पेंसर बन जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है किधर की ओर, एंडोस्पर्म में। किसको, एम्ब्रियो को, जहां सफिशिएंट फूड है, क्योंकि ये तो माइक्रोपाइलर एंड पे था, तो अब इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है कहां, बीच में, सेंटर की ओर। किस लिए, कि वहां सफिशिएंट फूड मिले, चारों तरफ फूड ही फूड है। अब ये क्या करेंगे, अब ये स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। तो जब ये स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना तो क्या होगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल का डिवीजन होगा। अब ये मानते चलो है, तो फिर इसमें क्या होगा, फर्दर 1 से 2 सेल हो जाएंगे। एक बार डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 से 2 सेल। अगली बार डिवाइड करेगा तो 2 से क्या हो जाएंगे, 4 सेल हो जाएगा। अगली बार डिवाइड करेगा 4 से 8 सेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, सेल का डिवीजन चलता रहेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, इसमें सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। मान के चलो इस तरह से, नहीं 4 ऊपर 4 नीचे, एक सेल स्टेज हो गया, तो धीरे धीरे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसकी साइज भी बड़ी होती जाएगी, और ये साइज बड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड है वो ये क्या करते जा रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है। तभी तो इसमें ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, एंडोस्पर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ तक, अब इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर सेल। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर सेल। यहाँ तक जो कार्यक्रम होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में एक जैसा होता है, दोनों में क्या होंगे, एक ही तरह के होंगे। यानी कि इसके बाद क्या होगा, डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन बनेंगे, मोनोकॉट में 1 कॉटिलीडन बनेगा। नहीं, तो अब क्या होंगे, ये जो ग्लोबुलर सेल है ये फर्दर फिर क्या होते जाएंगे, डिफरेंशिएशन होगा। ये कैसा हो जाएगा, हार्ड सेल। फिर ग्रेजुअली ये इन्वेजिनेशन इंक्रीज करेगा, और फाइनली क्या हो जाएंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलीडन। ये क्या बना देंगे, ये कॉटिलीडन बना देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉटिलीडन। 2 कॉटिलीडन है, इसका मतलब ये क्या है, डाइकॉट है। तो ओवरऑल ये क्या है, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम है ना, डायग्राम। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और ये कहलाता है क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहां से, जाइगोट से। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहां से हो रही है, जाइगोट से हो रही है। तो यही इसका काम है। अब क्या होना है कि ये जब इसमें बन गया एम्ब्रियो, अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, जो ओवरी था उसके अंदर क्या थी, ओव्यूल। नाउ दिस ओव्यूल इज टर्न्ड एज सीड। ये क्या हो जाएंगे, ओव्यूल क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सीड मैच्योर होते हैं, सीड बन जाते हैं, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए वाटर कंटेंट जब अधिक होंगे तो क्या होंगे, डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, और फिर सीड को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे। सीड क्या हो जाएगी, डिकम्पोज कर जाएगी। इसलिए क्या होगा, जो हमारा ओव्यूल था, that ovule has changed into seed। नहीं, और ओव्यूल का जो इंटेगमेंट था ये क्या बना देगा, सीड कोट। ठीक है, जो हमारा एग सेल था
एक सेल ही क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। एक सेल क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। जो हमारा सेंट्रल सेल था, पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर सेल, ये क्या बना दिया, एंडोस्पर्म, ठीक। और जो सिनर्जिड्स थे और क्या थे, एंटीपोडल्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये दोनों डीजेनरेट हो जाएंगे, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब ये है कि जब तक जिसका काम है ना, उपयोगिता है, तब तक ठीक ठाक है। जैसे उपयोगिता खत्म हुई, किक आउट, निकाल देता है सीधे। इसीलिए प्रयास करो कि लाइफ में उपयोगी बने। तुम जब तक किसी के लिए उपयोगी रहोगे, तुम्हारा सम्मान होगा। जिस दिन पता चला कि तुम किसी काम के नहीं रहे, किक आउट, लात मार के बाहर। नहीं, कभी कोई तुम्हें कुछ कहता है, कर देते हो, तो बड़ा प्यारा लगता है, कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। जिस दिन मना कर दिया, फिर सुनते रहो उपदेश। नहीं, तो ये है कि हम अपनी उपयोगिता अपने लिए भी बनाए रखें और दूसरों के लिए भी बनाए रखें, तभी सम्मान होगा। दूसरों के लिए उपयोगिता नहीं होगी, टीका कर दिया जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। नहीं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड की फॉर्मेशन हो गई। अब जब सीड की फॉर्मेशन हो गई, इसमें क्या है, जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। वाटर कंटेंट, जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में बहुत अधिक वाटर है। जो प्लांट सेल है, प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट है, वहां बहुत अधिक वाटर है। अप टू 90% वाटर इज देयर। जो वाटर मेलन है, वहां क्या है, 90% वाटर है। जो हम लोग खीरा, ककड़ी, तरबूज खाते हैं, वहां क्या बहुत अधिक वाटर है। जितने भी फ्रूट्स हैं, वाटर कंटेंट बहुत अधिक है। तो जैसे हम लोग सब्जी खरीद के लाए, फल खरीद के लाए, तो उसको वजन है, वेट करते हैं। उसको हम लोग क्या करें, धूप में अच्छी तरह सुखा दें और फिर उसका वेट करें, तो क्या होगा, वेट की लॉस होगी। तो जो खरीद के लाए थे उस समय जो वेट था, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। वेट माने भीगा हुआ नहीं, और सन ड्राइंग कर दे, अच्छी तरह से सुखा दे, फिर उसका वेट करें, दैट इज ड्राई वेट। बैगन जब सस्ता होता है, तो बैगन को क्या करते हैं, काट के धूप में सुखा दिया बढ़िया से। फूल गोभी को सुखा दिया, धनिया के पत्ता को सुखा दिया जाता है, मेथी के पत्ता को सुखाते हैं, और राउंड द ईयर अवेलेबल रहता है। डालते हो ना सब्जी में मेथी का पत्ता, तो उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो यदि 10 केजी मेथी का पत्ता खरीद के लाया होगा, तो सुखाने के बाद कितना होगा, 5 केजी नहीं, 1 से 1.5 केजी होगा। 2 केजी हो गया तो बहुत है। तो सोच लो, यदि 10 रुपये केजी पत्ता बिक रहा है, मान के चलो 10 रुपये केजी बिक रहा है, तो 10 केजी से 1 केजी बन रहा है, मतलब 100 रुपये का तो मटेरियल हो गया। फिर उसको मैन पावर भी तो लग रहा है सुखाने में, समय भी तो लग रहा है, तो वो कैसे केजी बिकेगा, 200 रुपये केजी। प्राइस देख लेना मेथी के पत्ता का, 200 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जो खरीद के लाया गया था, जैसे मार्केट से हम लोग लाते हैं हरा, दैट इज वेट। तो मान के चलो 10 रुपये केजी है, लेकिन 10 केजी से जाके 1 केजी बन रहा है। फिर इतना समय लगा है ना, मैन पावर लगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी रेट हाई हो जाएगी। तो कई बार लोग देखते हैं तो कहेंगे ये तो 10 रुपये केजी है मार्केट में, भैया आप 200 रुपये दे रहे हैं। 200 रुपये जायज़ है, ठीक है, क्योंकि उसका वेट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये मिनिमाइज हो जाएंगे और ये 10 to 15% पे आ जाएंगे नेचुरली। और फिर हम लोग इसको सन ड्राइंग करके, हम लोग जब इसको स्टोर करना होता है, तो स्टोरेज के पहले सीड को सन ड्राइंग करते हैं। अभी हुआ ना जो फसल, सपोज गेहूं हुआ, तो गेहूं फसल कट के आ गया घर में, राइपेन होने के बाद फिर उसको सन ड्राइंग करते हैं, धूप में अच्छी तरह सुखाते हैं, फिर घरों में रखते हैं। या धान होगा तो क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से सुखाएंगे, तो ये और कम हो जाएगा, कितना 6 to 8% के रेंज में आ जाता है। और अब ये क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, डिकम्पोजिशन नहीं होगी। जब ये क्या हो गया, ड्राई हो गया, राउंड द ईयर रखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। और ये जो सीड है, इसकी जो डोरमेंसी है,
जब सीड बन गया, वाटर कंटेंट कम हो गया, अब ये क्या हो गया, डॉर्मेंट हो गया, जिंदा है लेकिन सोया हुआ है। अब डॉर्मेंट है, इनएक्टिव स्टेट में है, इसको हम रख सकते हैं, सालों भर रखते हैं, फिर जब सीजन आता है जर्मिनेट करता है। तो इसकी जो डॉर्मेंसी है ये बहुत बड़ी इसकी विशेषता है, और इसी के कारण जो हम लोग का एग्रीकल्चर है उसके पीछे क्या है, सीड डॉर्मेंसी नहीं, सीड डॉर्मेंट है, उसको हम लोगों ने सेफ रख लिया, जब इसका सीजन आया उसको लगाया, फिर से नया पौधा बन गया। तो सीड की विशेषता ये हुई कि ये क्या है, वेरिएबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जनरली क्रॉस पॉलिनेशन से हुआ है, ठीक है, वेरिएबिलिटी। उसके बाद क्या होगा, वायबिलिटी है इसकी, लंबे समय तक सेफ रहता है। कई सीड देखो किताब में 10,000 साल पर जर्मिनेट किया है, नहीं साइकस। और इसमें देख लो वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया, ये भी पूछेगा, कहाँ से एक्सकैवेट किया गया है, आर्कटिक टुंड्रा से। ये दोनों पूछेगा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक क्या है ल्यूपिनस, क्या है नाम लिख लो, दोनों का नाम याद रखना है, ल्यूपिनस आर्टिकस, एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, 10,000 years of dormancy, 10,000 साल के बाद ये जर्मिनेट किया, यानी कि इसकी जो डॉर्मेंसी है बहुत ही लंबा हुआ। दूसरा एग्जांपल है 2,000 years old viable seed, date palm, Phoenix dactylifera, और इसको कहाँ से लाया गया है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आम तौर पे जो सीड है उसकी वैलिडिटी महीना, दिन, साल भर होता है, 10 साल होता है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल है। अब बताओ 2000 साल बाद 10,000 साल तक क्या है, ये लाइव है, जिंदा है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, और ये हम लोग बैकबोन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर होगा तो हम लोग खाएंगे, ठीक है, क्या जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं, बिना भोजन के जिंदा रहेंगे। अब कहने के लिए फिल्म में कह देता है जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम, केवल मुलाकात करा दिया जाए, डेली खाना पीना बंद कर दे, क्या हाल होगा। 2-4 दिन में ही पता चला ऊपर के लिए टिकट मिल गया, भोजन चाहिए।